ओके पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो गिवन मेरे पास क्या है, पहले तो मुझे गिवन बता दीजिए। बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, और आगे कुछ और भी गिवन है, क्वेश्चन को रीड करिए ढंग से। सेम ऑर्डर तो बेटा ऑर्डर है ना, 3x3 हो 2x3 हो, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। ए बी और बी ए आपस में ये भी इक्वल दे रखे हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मुझे ये बताना है। अगर हम लोगों को ये बताना है कि ए बी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो एक बात ध्यान रखना भाई, जिस भी चीज को आप लोगों ने प्रूफ करना है ना, उस चीज का ध्यान रखना, उस पूरे का मुझे ट्रांसपोज लेकर प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन में उसका पूरे का ट्रांसपोज लेकर ही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की कंडीशन क्या होती है, बी वाला आगे ए वाला पीछे, और दोनों के ऊपर ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इट मींस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है, बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ए गिवन है मेरे पास, गॉट इट राइट। बी ए को ही हम क्या कह सकती हैं, तो यार एक बात बताओ, ए बी का होल का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, हेंस ए बी इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए साथ साथ। हाँ, ऐसे क्वेश्चनों में ना हमेशा ट्रांसपोज से ही प्रूफ करना है जो भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, गिवन क्या है बताना। हमारे पास ए सिमेट्रिक भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन में पढ़िए, ए को अगर आप ध्यान से पढ़ लो, पहले एक बार रीड करो क्वेश्चन ताकि समझाऊं फिर। ए आपके पास सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करना है। तो मुझे गिवन है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल भी है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल भी है। सबको क्लियर? नाउ अब हम लोगों को करना क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज, भाई इसी को तो चेक करना है ना, बी ट्रांसपोज ए बी को ही चेक करना है ना, राइट। अब यहां पर तीन टर्म आ गई, तो तीन टर्म में पीछे वाली दोनों टर्म को मैं सेकंड टर्म बोल देता हूं और आगे वाले को फर्स्ट टर्म। अब क्या करूंगा, सेकंड टर्म आगे फर्स्ट टर्म और दोनों के साथ ट्रांसपोज, तो ए बी आ गया आपके पास आगे और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पीछे, गॉट इट? कोई डाउट? पक्का श्योर? नाउ अब ए बी में क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी। क्लियर? बीच में क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैं ना इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, ठीक है राइट। और यहां पर ना हम बी ए ट्रांसपोज को लिखा हमने ए के इक्वल, यही सेम ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बी ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर पूरे का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक। नाउ यूजिंग इक्वेशन वन अगेन, यूजिंग इक्वेशन वन अगेन, या अगेन तो नहीं है, लिखो सिर्फ यूजिंग इक्वेशन वन, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। इतना क्लियर हुआ? अब इसी कंडीशन में ए ट्रांसपोज की जगह माइनस डाल देते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा और यहां रीजन दे दीजिए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, देन बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, हेंस प्रूव दिस पार्ट। राइट, करिए कंप्लीट। ए बी और बी ए आपस में क्या दे रखे हैं मुझे इस क्वेश्चन में, गिवन दे आर इक्वल। नाउ अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल होंगे और मुझे क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे कर सकता हूं बेटा, प्लस टू ए बी। यस सर, आप कुछ प्रकाश डालेंगे, बोलो ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, इन्होंने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वाई, वाई, रीजन, रीजन, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द रीजन। नो, नो, कभी भी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करते हैं, अगर मैट्रिक्स का पहले क्वेश्चन कभी आया है ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकाला है, ए इंटू ए। मतलब जब कभी भी स्क्वायर लिखा होगा तो उसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल एलजेब्रा नहीं चल रहा, एलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं डालेंगे, होल क्यूब दे दिया तो होल क्यूब का फॉर्मूला डाल दो और सॉल्व कर दो। आप लोग उसको नॉर्मली होल क्यूब दे दिया तो 3 बार मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई स्क्वेयरिंग नहीं होती, कोई क्यूबिक नहीं होता। मैट्रिक्स में नॉर्मल मैट्रिक्स को नॉर्मल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला गया है, इट मीन्स a प्लस बी को a प्लस बी से प्रोडक्ट करके दिखाइए। राइट, अब यहां पर a को a से किया, a a, फिर a b, फिर b a, और फिर b b, उसके बाद a स्क्वायर हो गया, ए बी बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए इक्वल है, कहाँ है, गिवन है, अदरवाइज इक्वल होते हैं। ए बी और बी ए का रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं होता, सम स्पेशल केसेस में ही होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी को ए बी लिखिए, बी ए को, देन टू ए बी। गॉट इट, आंसर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तरीका समझ आया, करिए जल्दी से। सेवंथ हो चुका है, एट्थ क्वेश्चन पे आ जाइए अब आप लोग। एट्थ क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। हाउ कैन यू प्रूव, प्रूफ कैसे करूं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने ना एक मैट्रिक्स बनाई, पोजीशन मैट्रिक्स, ये पोजीशन मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, फॉर अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं स्क्यू सिमेट्रिक में तो यहां माइनस लग जाएगा,
इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके इक्वल में नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ये हमारी कंडीशन होती है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है तो ये कंडीशन होती है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये रफली अलग से बता रहा हूं मैं। अगर मैं ए मैट्रिक्स की पोजीशन मैट्रिक्स 2/2 बनाता हूं, एक बार समझ लो बेटा, 2/2 A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये एलिमेंट्स स्टैंड हो जाएंगे और बाहर क्या आएगा, माइनस। यही तो आएगा, यही होता है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप लोग ना ध्यान से समझिएगा, यहां पर एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, A12, पोजीशन क्या दे रखी है 1 2, यहां पर एलिमेंट की पोजीशन क्या है 2 1। मतलब जो पोजीशन यहां पर दे रखी है और यहां पर दे रखी है, हमेशा दोनों एक दूसरे की पोजीशन जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, प्लस ये नेगेटिव साइन भी इस तरफ आ जाता है। मतलब हमारे पास ए आई जे जो होता है वो ए जे ऑफ आई हो जाता है विद माइनस साइन। पोजीशन कैसे होती है, आप लोगों को जब हमने पोजीशन मैट्रिक्स करी थी तो A11 12 13 इस तरीके से कर रहे थे, और उस टाइम पे ना हमने वन को, पहले वाले वन को I से डिनोट किया था और पीछे वाले वन को J से डिनोट किया था। मतलब अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर A I J लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोज होने की वजह से वो J I हो जाता है। अगर यहाँ पर पोजीशन 1 2 दे रखी है तो यहाँ पर पोजीशन 2 1 है, अगर यहाँ पोजीशन 2 1 है तो यहाँ पर पोजीशन 1 2 है। मतलब जो पोजीशन आई जे की यहाँ पर होगी वही यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे 2 है तो जे यहाँ पर 2 यही रहा और फिर आई बाद में आ गया। मतलब आई जे अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे। अब आई जे क्यों लिए, बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एलिमेंट आपका जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो जीरो है, तो भाई एलिमेंट लेना है। अब एक बच्चे ने ना मुझसे कल सवाल किया था, जो आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा, ये ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यहां अगर ट्रांसपोज है तो यहां ट्रांसपोज नहीं आना चाहिए, ऐसा सवाल आया मेरे पास। ठीक है, आप लोगों से नहीं पूछा गया तो मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां पर समझना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, एलिमेंट का नहीं। एलिमेंट का हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे, हम मैट्रिक्स का, पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, एलिमेंट का कभी भी ट्रांसपोज नहीं करते। एलिमेंट तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो एलिमेंट को तो सिर्फ इक्वेट किया जाता है। गॉट इट, क्लियर हुआ डाउट, राइट। तो हमने यहां पर ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई लिख दिया, यहां तक समझ आ गया। नाउ फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल्स टू जे, डायगोनल में क्या होता है 1 1 2 2 3 3, तो I और J आपस में इक्वल होते हैं, तो यहां पर क्या कर दूं मैं, ए आई आई माइनस ए आई आई, इसको लेफ्ट में ले आओ, hence prove this question, all the diagonal elements of every skew symmetric matrix is always zero, right। करिए कंप्लीट। पढ़िए क्वेश्चन। हाँ यही एलिमेंट होते हैं डायगोनल्स के। ओके रीड करिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ना 4 एमसीक्यू, मतलब 2 एमसीक्यू दे रखे हैं, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, विच ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन ये बताना है मुझे। ओके यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखे है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। पी का ऑर्डर क्या दे रखा है, पी क्रॉस के। वाई का ऑर्डर प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर n क्रॉस 3 और
और y का सेम है 3 क्रॉस k। अब एक चीज बताना, मल्टीप्लिकेशन का क्या क्राइटेरिया था? पहले मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब k इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू पता चल गई ना मुझे। जब k की वैल्यू इक्वल होगी 3 के तभी p और y मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो p y का मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है? यहां पर ऊपर देखना, उन्होंने बोला है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनकेपी, स्मॉल वाले जो भी ऑर्डर है उनको छोड़ दीजिए, पी वाई और डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। पी वाई मतलब एक पी और वाई जो है वो कैपिटल मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई भी यहाँ पर मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो उसका क्या डिफाइन ऑर्डर होगा, राइट? अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब k की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, पहला का कॉलम दूसरे का रो आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास आ गया बेटा पी वाई। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर क्या होगा? p क्रॉस k। और यहां पर ये दोनों सेम ही है। एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर k की वैल्यू 3 आ रही है। एडिशन कब होता है? जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो दोनों के ऑर्डर सेम हो मतलब p इंटू के या n इंटू के, दोनों के एडिशन तो तभी पॉसिबल है। अब यहां पर मुझे पता है k और k आपस में इक्वल है, k को मैं हट काट देता हूं तो p इक्वल्स टू कौन सा पार्ट है? ABCD चार ऑप्शन में से पहला पार्ट आंसर आ गया। क्या एडिशन कब हो सकता है? इसीलिए दोनों के ऑर्डर इक्वल रख दिए, ऑर्डर तो सेम है ना, तभी तो एडिशन करूंगा दो मैट्रिक्स का। अगला पार्ट दे रखा है 7x माइनस 5z। 7x, x का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू एन, 5z, z का है मेरे पास 2 इंटू पी। यार यहाँ पर 7 और 5 क्या इफेक्ट पड़ेगा 7 5 से? इट इज अ स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल से किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इट मींस अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या चीज सेम होनी चाहिए? ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? एक चीज सोच के बताओ, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। मतलब इसका ऑर्डर 2 इंटू एन भी हो सकता है और इसका ऑर्डर 2 इंटू पी भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। और क्वेश्चन में बोला है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आइदर ऑर्डर होगा या तो 2 इंटू एन हो सकता है या 2 इंटू पी, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बी पार्ट, 2 इंटू एन। क्लियर हुआ? आ गया सबको समझ? करिए कंप्लीट। ओ, नल मैट्रिक्स सारे यहां देखेंगे, ए बी सी तीनों मैट्रिक्स दे रखी है, डी नहीं दे रखी, ठीक है? सी का ऑर्डर क्या है? डी का ऑर्डर मुझे नहीं पता, सी का ऑर्डर पता है यार, 2 क्रॉस 2 की तो मैट्रिक्स है ये, ठीक है? डी का ऑर्डर ऑर्डर नहीं पता तो पहले डी के ऑर्डर को m इंटू एन लो, ठीक है? माइनस ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, ओके। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है? 2 और m आपस में, और सी डी की मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n। यहाँ पर ये दोनों इक्वल ही हैं तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है? यहाँ पर हमने बोला m की वैल्यू 2 आएगी। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड हो रही है तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस 2, ये भी सेम होगा तो 2 से 2 कट गया, राइट? n की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास? 2। इसका मतलब डी मैट्रिक्स जो होगी वो कौन सी होगी? डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2।
और डी मैट्रिक्स को लेके चलिए ए बी सी डी। क्लियर हुआ? अब आप लोगों ने क्या करना है, सी डी माइनस ए बी बोला गया है, सी मैट्रिक्स लिखिए 2 3 5 8, डी मैट्रिक्स ए बी सी डी माइनस ए मैट्रिक्स 2 3 -1 4 और बी मैट्रिक्स 5 7 इक्वल्स टू में ओ मतलब नल। सिंप्लीफाई करो और ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करो, करो कंप्लीट। पर सुन लो, एक्स मैट्रिक्स नहीं पता तो इसका ऑर्डर m इंटू एन। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स को अपनी तरफ से A मान लेना जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3, और राइट साइड में भी B का ऑर्डर, मतलब अपनी तरफ से ना मैट्रिक्स अगर दे रखी है, नाम नहीं दे रखे तो नाम ले लो। राइट, अब इसमें से आप M और N की दोनों की वैल्यू निकालना, जो भी वैल्यू बनेगी उसको सॉल्व करना, सॉल्व करके सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करिए। राइट, करिए अपने आप। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। एक्स ए जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू 3 और इक्वल्स टू में 2 इंटू 3। एक चीज क्लियर हो गई, n की वैल्यू 2 है। राइट, अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा ऑर्डर को, तो भाई दोनों ही n की वैल्यू भी क्या होगी, m की वैल्यू वो भी 2 होगी। ठीक है, 2 इंटू 2, तो x जो होगा वो a b c d अब तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, करिए, पढ़िए जी। दो थ्योरम, दोनों थ्योरम आप लोगों की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये थ्योरम हम लोगों ने क्यों डाली है, बिकॉज एनसीईआरटी से मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ छूट जाए। थ्योरम वैसे इस चैप्टर में 4 दे रखी हैं हमें, लेकिन पहली 2 थ्योरम हमारे यूजलेस हैं तो मैंने वो बताई नहीं। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, पहली थ्योरम पढ़िए, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उस मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। यूनिकनेस मतलब यूनिक इनवर्स का मतलब एक ही इनवर्स होगा। जैसे मान के चलना, अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा ना वो एक ही होगा और वो कहलाएगा ए इनवर्स। और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सेम के सेम आएंगे। ठीक है, एलिमेंट जो आएंगे वो इसी मैट्रिक्स के अंदर सेम टू सेम आएंगे। राइट, अब कल को बोले नहीं जी इस ए का इनवर्स तो हमने बी निकाल लिया, भाई वो बी भी जो होगा वो भी ए इनवर्स ही होगा। मतलब हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स रहता है वो सेम मैट्रिक्स रहती है, ऐसे नहीं होता कि अलग अलग हो। नाउ यूनिकनेस, यही चीज को आप लोगों ने प्रूव करना है। तो हमने यहां पर बोला ए कोई मैट्रिक्स ली जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी और सी दो अलग अलग इनवर्स ले लिए जो ए के हैं। बी एंड सी बोथ आर द इनवर्स ऑफ ए। अब अगर बी और सी अलग अलग हुए तो बी और सी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बी और सी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। और मुझे क्या करना है, जब यूनिकनेस है तो बी और सी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, यही बात यहां पर प्रूफ करनी है। नाउ हमें यही प्रूफ करना है कि b इक्वल्स टू सी होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर इनवर्स बोल रहा हूं तो एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से a ऑफ ए ट्रांसपोज आई होता है ना, राइट, उसी तरीके से a ऑफ ए इनवर्स भी आई होता है। ठीक है, दोनों जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वही इनवर्स की प्रॉपर्टी है यहां पर। तो देखिए बेटा, सिंस b इज द इनवर्स ऑफ a, b अगर a का इनवर्स है तो a b लिखूं या b a लिखूं, बात इक्वल टू i आएगी। किसके इक्वल आएगा, i।
अब ए ऑफ ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स ऑफ ए लिखो, बात क्या आएगी, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम हेयर, सी जो है वो ए का इनवर्स है, तो ए सी हो या सी ए हो, दैट इज इक्वल्स टू आई, ये भी आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए सी और सी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? नाउ हमने यहां पर क्या किया, अकेला बी लेके चले, क्योंकि प्रूफ मुझे बी को सी के इक्वल करना है, मैंने बी लिया, बी को मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू ली ना वो हमने यहां से ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए सी ले ली, ए सी लिखा, ए सी को हमने लिखा बी ए सी, मतलब प्रॉपर ये बी ए सी हो गया, इसमें ना बी और ए को एक साथ लिख दिया, सी को अलग कर दिया। बी ए का मतलब क्या दे रखा है, बी ए की वैल्यू भी क्या दे रखी है, आइडेंटिटी, इसीलिए बी ए की जगह आइडेंटिटी लिखा इंटू सी इक्वल टू सी, तो बी और सी आपस में क्या आ गया, हेंस बी इक्वल्स टू सी। हो गई बात प्रूफ, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिकनेस क्या बोल रहा है, ए का इनवर्स जिसको हम पहले बी कह रहे हैं, या ए का इनवर्स जिसको बाद में हम सी कह रहे हैं, वो बी और सी आपस में कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि वो सेम ही है, इसीलिए उसको कहा गया यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है और यूनिक होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं आ सकते। नेक्स्ट, ए और बी हमें दे रखे हैं, दे आर कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर। यहां पर ना ए बी का होल का इनवर्स लिखा हुआ है, और वो क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूफ करना है, मतलब मुझे यहां पर ये प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। नाउ ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, राइट। अब यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम प्री मल्टीप्लीकेशन का। सबसे पहला एलिमेंट क्या दे रखा है यहां पर, ए, ए को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से, लेकिन ए इनवर्स ना शुरुआत में अगर यहां लिखोगे तो यहां भी शुरुआत में लिखोगे, और शुरुआत में लिखने के लिए ना यहां पर स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ये जो छोटी मोटी गलती है वो ध्यान रखना आप लोग, बुकलेट में एज इट इज प्रिंटिंग हो रखी है तो सही कर लेना। प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले मल्टीप्लाई करिए, जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसमें शुरुआत में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब शुरुआत में। और ऐसे ही होता है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, जो बाद में करी जाती है, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो हमने यहां पर ए इनवर्स ए बी, इसको दोनों को एक साथ लिख दिया, और ए इनवर्स आई क्या होता है, दैट इज ए इनवर्स, आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड सेम मैट्रिक्स। ओके, ए इनवर्स ऑफ ए आई कहलाता है, ए इनवर्स ऑफ ए क्या कहलाता है, आई, ये बी आ गया, ए बी इनवर्स एज इट इज आ गया, ए इनवर्स राइट में बच गया। अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन अगेन बाय, यहां पर बी आ गया ना, ये अगेन अब बी आ गया, तो बी को हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी इनटू समथिंग इज ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा वन, वन को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ना एक एमसीक्यू दे रखा है, ये एमसीक्यू रीड करके बता दीजिए क्या होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, सोच समझ के बोलिएगा। अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आइडेंटिटी, तो दैट्स व्हाई फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उन्होंने बोला ए का बी इनवर्स है और बी का ए इनवर्स है, तो ए बी हो या बी ए हो, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट।